इतिहास को समझने के लिए केवल घटनाओं को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उन घटनाओं के पीछे छिपे हुए कारणों, प्रमाणों और परिस्थितियों को भी समझना आवश्यक होता है। जब हम भारत के प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो एक ऐसा नाम बार बार हमारे सामने आता है जिसने न केवल राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि अपने संगठन, पराक्रम और राष्ट्र रक्षा के कारण पूरे उत्तर भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। ये नाम है गुर्जर, और विशेष रूप से गुर्जर प्रतिहार शक्ति का। जहां इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि वीरता, पराक्रम और बलिदान में जीवित है। जहां हर अध्याय गुर्जर वीरों की अमर गाथा सुनाता है। स्वागत है आपका गुर्जर गाथा में। जब हम कन्नौज के विशाल साम्राज्य की ओर दृष्टि डालते हैं तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि उसका संबंध गुर्जर प्रतिहार राजवंश से था। इतिहास में कन्नौज का महत्व अत्यंत व्यापक रहा है। ये केवल एक नगर नहीं था, बल्कि उत्तर भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र था। परंतु एक रोचक तथ्य ये है कि कन्नौज का नाम इतिहास में उस समय गुर्जर से जुड़कर प्रसिद्ध हुआ जब वहां गुर्जर प्रतिहार राजवंश का प्रभुत्व स्थापित हुआ। यदि ये नाम केवल किसी भूगोल या प्रदेश के आधार पर रखा गया होता तो जैसे ही कोई दूसरा राजवंश सत्ता में आता, ये नाम समाप्त हो जाना चाहिए था। किंतु ऐसा नहीं हुआ। इससे ये संकेत मिलता है कि गुर्जर नाम केवल भौगोलिक पहचान नहीं था, बल्कि एक ऐसी जातीय और राजनीतिक शक्ति का प्रतीक था जिसने उस क्षेत्र को अपनी पहचान प्रदान की। इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जो इस तथ्य को और अधिक स्पष्ट करते हैं। एक समय ऐसा था जब भीनमाल, भृगुकच्छ, अनहिलवाड़ा पाटन, धारा और मालवा जैसे क्षेत्र गुर्जर नाम से नहीं जाने जाते थे। ये क्षेत्र अपनी अपनी स्थानीय पहचान के साथ अस्तित्व में थे। किंतु जैसे ही इन क्षेत्रों पर गुर्जर जाति के राजाओं का अधिकार स्थापित हुआ, वे क्षेत्र गुर्जर नाम से प्रसिद्ध होने लगे। ये परिवर्तन केवल नाम का परिवर्तन नहीं था, बल्कि उस राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव का परिणाम था जो गुर्जर शक्ति के विस्तार के साथ साथ फैलता गया। जब किसी जाति की शक्ति, संगठन और प्रशासनिक क्षमता इतनी प्रबल हो जाती है कि वो विस्तृत भूभाग पर शासन स्थापित कर देती है, तब उसका नाम केवल एक समुदाय की पहचान नहीं रहता, बल्कि वो एक युग की पहचान बन जाता है। इसी प्रकार पंजाब के कश्मीर के समीप का प्रदेश, करनाल के आसपास का प्राचीन राजधानी क्षेत्र, अलवर और जयपुर का भूभाग तथा जावर का प्रदेश, ये सभी क्षेत्र उस समय गुर्जर नाम से विख्यात हुए जब वे गुर्जर जाति के अधिकार में आए। ये केवल संयोग नहीं हो सकता, ये उस व्यापक राजनीतिक प्रभाव का परिणाम था जिसने उत्तर पश्चिम भारत के अनेक भागों को प्रभावित किया। इतिहासकारों ने यह भी उल्लेख किया है कि विजयी होने वाले अन्य राजाओं ने कभी गुर्जरेश्वर या गुर्जर स्वामी की उपाधि धारण नहीं की। यदि गुर्जर केवल किसी प्रदेश का नाम होता तो उस प्रदेश को जीतने वाला कोई भी राजा उस उपाधि को धारण कर सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसका सीधा अर्थ ये है कि गुर्जर केवल एक स्थान का नाम नहीं था, बल्कि वो एक जातीय गौरव और राजनीतिक पहचान से जुड़ा हुआ नाम था। इसीलिए कोई अन्य राजा उस उपाधि को ग्रहण नहीं कर पाया, क्योंकि वो उस जातीय परंपरा और गौरव से जुड़ी हुई थी। प्रतिहार शब्द का अर्थ ही है द्वार का रक्षक। ये अर्थ केवल शब्दकोश की परिभाषा नहीं है, बल्कि इतिहास की एक सजीव व्याख्या भी है। जब पश्चिम दिशा से अरब आक्रमणों की लहर भारत की ओर बढ़ रही थी, तब गुर्जर प्रतिहार शक्ति ने उन आक्रमणों को रोकने का ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने भारत के पश्चिमी द्वार की रक्षा की। यही कारण है कि उन्हें भारत के प्रवेश द्वार का प्रहरी कहा गया। जिस प्रकार रामायण में लक्ष्मण ने मेघनाद के विरुद्ध अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर प्रतिद्वार की उपाधि को सार्थक किया, उसी प्रकार इन गुर्जर वीरों ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपने साहस और शक्ति का परिचय दिया। इस प्रकार प्रतिहार केवल एक उपाधि नहीं थी, बल्कि वो उस ऐतिहासिक भूमिका का प्रतीक थी जो इन वीरों ने निभाई। और चूंकि ये वीर गुर्जर जाति से संबंधित थे, इसीलिए वे इतिहास में गुर्जर प्रतिहार के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुप्त साम्राज्य के पतन के समय भारत में एक राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई थी। जब कोई शक्तिशाली साम्राज्य कमजोर पड़ता है तो उसके बाद सत्ता का संतुलन बदलने लगता है। यही स्थिति उस समय भारत में भी उत्पन्न हुई। ऐसे समय में गुर्जर जाति ने पश्चिमी भारत में अपनी शक्ति को संगठित किया और धीरे धीरे एक सशक्त राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी। उन्होंने केवल युद्ध ही नहीं किए, बल्कि अनेक शक्तियों को अपने भीतर समाहित भी किया। कुषाण शक्ति, जो एक समय उत्तर भारत में प्रभावशाली थी, धीरे धीरे गुर्जर शक्ति के प्रभाव में समाहित हो गई। हूण, जिन्होंने एक समय भारत में विनाश और आतंक फैलाया था, वे भी अंततः भारतीय समाज में समाहित हो गए और गुर्जर शक्ति के अंतर्गत आ गए। इसी प्रकार क्षत्रपों की राजधानी भीनमाल पर अधिकार स्थापित करना भी गुर्जर शक्ति की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। भीनमाल उस समय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। वहां अधिकार स्थापित करने के बाद गुर्जर शक्ति ने अपना प्रभाव भृगुकच्छ तक विस्तारित किया।
ये विस्तार किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि ये संगठित सैन्य शक्ति, दूरदर्शी नेतृत्व और सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था का परिणाम था। प्रतिहार वंश, जिसने उज्जैन और कन्नौज जैसे महत्वपूर्ण नगरों में शासन किया, एक समय गुर्जर राज के रूप में प्रसिद्ध था। इसका प्रमाण अनेक शिलालेखों और अभिलेखों में मिलता है। मशरण देव का राजौर शिलालेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें स्पष्ट रूप से गुर्जर प्रतिहार शब्द अंकित है। ये शिलालेख इस तथ्य का प्रमाण है कि प्रतिहार राजवंश को उस समय गुर्जर जाति से संबंधित माना जाता था। इतिहासकार डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने भी राजौर अभिलेख के आधार पर यह सिद्ध किया कि प्रतिहार वास्तव में गुर्जर थे। उस अभिलेख में गुर्जरों द्वारा जोते हुए समस्त पार्श्ववर्ती क्षेत्रों सहित जैसे शब्द मिलते हैं, जो उस समय गुर्जर शक्ति के व्यापक प्रभाव को दर्शाते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रकूट सम्राट अमोघ वर्ष प्रथम के दानपत्र में प्रतिहाराण गुर्जर राज का उल्लेख मिलता है। यदि प्रतिहार वास्तव में गुर्जर न होते तो इस प्रकार का उल्लेख किसी दानपत्र में नहीं किया जाता। राष्ट्रकूटों के अभिलेख और कथन भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि प्रतिहारों को गुर्जर के रूप में देखा जाता था। ये केवल भारतीय स्रोतों तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशी लेखकों ने भी इसका उल्लेख किया है। अरबी लेखकों अबू जैद और अल मसूदी ने अपने वृत्तांतों में जुर्ज अर्थात गुर्जरों का उल्लेख किया है। उन्होंने अरबों और गुर्जरों के संघर्ष का वर्णन किया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उस समय गुर्जर एक सशक्त राजनीतिक शक्ति थे जिनसे अरबों को युद्ध करना पड़ा। इतिहास में मुंशी महोदय द्वारा एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिहार अपने देश को गुजरात मानते थे और उसी के कारण ये नाम पड़ा, परंतु इतिहासकारों ने इस सिद्धांत को निराधार बताया है। प्रतिहार इसलिए नहीं कहलाए क्योंकि वे किसी प्रदेश से जुड़े हुए थे, बल्कि इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने पश्चिम से आने वाले आक्रमणों को रोकने का ऐतिहासिक कार्य किया। वे वास्तव में भारत के प्रहरी थे। गुर्जर सम्राट मंडपति और सामंतगण निरंतर युद्धों से घिरे रहने के बावजूद अपनी प्रजा के सुख, समृद्धि और सुरक्षा का ध्यान रखते थे। उनके शासनकाल में देश अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्थिर था। इतिहास हमें ये भी बताता है कि किसी राज्य की प्रतिष्ठा केवल युद्धों से नहीं बनती, बल्कि सुशासन, न्याय और प्रजा के कल्याण से बनती है। यही कारण है कि उनके नाम से प्रदेशों की प्रसिद्धि हुई। बंबई गजेटियर में ये उल्लेख मिलता है कि गुजरात के प्रारंभिक कृषक समुदाय स्वयं को गुर्जर बताते हैं और कहते हैं कि वे पंजाब की ओर से आए थे। उनकी वंशावलियां भी पंजाबी गुर्जरों से मिलती हैं। वे बताते हैं कि अकाल के कारण वे राजस्थान और मालवा होते हुए लगभग 20 पीढ़ी पूर्व गुजरात पहुंचे। यदि स्वयं समुदाय अपनी पहचान गुर्जर के रूप में प्रस्तुत करता है तो इतिहासकारों के लिए इस तथ्य को पूरी तरह नकार देना उचित नहीं माना जा सकता। इन सभी तथ्यों से एक व्यापक चित्र उभर कर सामने आता है। ये चित्र हमें बताता है कि गुर्जर केवल एक जातीय समूह नहीं थे, बल्कि एक ऐसी संगठित शक्ति थी जिनका राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक प्रभाव अत्यंत व्यापक था। जब कोई जाति संगठित होकर शासन करती है, सीमाओं की रक्षा करती है, शत्रुओं को परास्त करती है और प्रजा को समृद्धि देती है, तब उसका नाम केवल एक समुदाय की पहचान नहीं रहता, वो इतिहास का अंग बन जाता है। गुर्जर जाति ने इतिहास में यही भूमिका निभाई। उन्होंने केवल राज्य स्थापित नहीं किए, बल्कि अपने नाम को भूगोल और इतिहास दोनों में अंकित कर दिया। शिलालेख, विदेशी वृत्तांत, दानपत्र और अभिलेख, ये सभी स्रोत मिलकर एक ही स्वर में ये कहते हैं कि प्रतिहार गुर्जर थे और गुर्जर जाति के उत्कर्ष ने अनेक प्रदेशों को उनके नाम से प्रसिद्ध कर दिया। इतिहास को समझने के लिए हमें पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर प्रमाणों को देखना होगा, और जब हम इन प्रमाणों को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि गुर्जर गाथा केवल एक जाति की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस शक्ति, संगठन, पराक्रम और राष्ट्र रक्षा की कहानी है जिसने भारत के पश्चिमी द्वार की रक्षा की। इतिहास में किसी नाम का बार बार आना केवल संयोग नहीं होता, वो शक्ति, संगठन और प्रभाव का परिणाम होता है। गुर्जर नाम का व्यापक उल्लेख इसी प्रभाव का प्रमाण है। इतिहास के इन प्रमाणों को और गहराई से देखें तो अनेक प्राचीन ग्रंथों, शिलालेखों और विदेशी यात्रियों के वर्णनों में भी गुर्जर नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। प्राचीन साहित्य में उद्योतन जैसे विद्वानों ने जालोर क्षेत्र को अत्यंत मनोरम गुर्जर देश के रूप में वर्णित किया है। ये उल्लेख केवल किसी भूभाग के सौंदर्य का वर्णन नहीं करता, बल्कि ये दर्शाता है कि उस समय ये क्षेत्र गुर्जर शक्ति और प्रभाव के कारण ही इस नाम से प्रसिद्ध था। जैन आचार्य जितमेन द्वारा रचित ग्रंथों में भी उस प्रदेश का वर्णन मिलता है जिसके पूर्व में अवंती के राजा वत्स का राज्य था। अनेक इतिहासकार इस क्षेत्र को गुर्जर देश से संबंधित मानते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि उस समय पश्चिमी और मध्य भारत के अनेक भूभाग गुर्जर शक्ति के प्रभाव में थे और उसी कारण से वे गुर्जर नाम से पहचाने जाते थे। इतिहास में आगे बढ़ते हुए हमें 9वीं शताब्दी के अनेक अभिलेख मिलते हैं जो इस तथ्य को और अधिक स्पष्ट करते हैं। सन 837 ईस्वी के आसपास प्रतिहार वंश के शासकों का शासन मांडोर अर्थात वर्तमान जोधपुर क्षेत्र से लेकर व्यापक गुजरत्रा भूमि तक फैला हुआ था।
उस समय के शिलालेखों में ये उल्लेख मिलता है कि प्रतिहार शासक केवल किसी एक नगर या क्षेत्र के राजा नहीं थे, बल्कि वे उस विस्तृत भूभाग के संरक्षक और स्वामी थे जिसे गुजरत्रा कहा जाता था। इन अभिलेखों में प्रयुक्त संस्कृत श्लोक और विवरण ये संकेत करते हैं कि गुजर देश केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं था, बल्कि एक सशक्त राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था का केंद्र था। व्यापार, प्रशासन और सांस्कृतिक गतिविधियां इस क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से संचालित होती थीं। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि गुजर शासन केवल युद्ध और विस्तार तक सीमित नहीं था, बल्कि आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को भी व्यवस्थित रूप से संचालित करता था। इतिहासकारों ने पंचतंत्र और अन्य प्राचीन साहित्य में भी ऐसे संकेत पाए हैं, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि गुजर देश उस समय व्यापारिक और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। व्यापारियों और धनिकों का आना जाना इस क्षेत्र में सामान्य बात थी, और ये दर्शाता है कि यहाँ की व्यवस्था स्थिर और सुरक्षित थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमें 9वीं शताब्दी के मध्य के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त होते हैं। सन 844 ईस्वी के मिदिस्मोध नामक स्थान के शिलालेख में गुर्जर भूमि का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में जिस क्षेत्र का वर्णन किया गया है वो उस समय गुर्जर भूमि के नाम से प्रसिद्ध था। ये प्रमाण इस बात को और अधिक सुदृढ़ करता है कि उस समय गुर्जर नाम केवल किसी जातीय पहचान तक सीमित नहीं था, बल्कि वो एक व्यापक भू राजनीतिक शक्ति का प्रतीक बन चुका था। इतिहास में ये भी उल्लेख मिलता है कि जोधपुर क्षेत्र का टेंद्रानक नामक गांव भी गुर्जर भूमि का भाग माना जाता था। इससे ये स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अनेक क्षेत्र उस समय गुर्जर शक्ति के प्रभाव में थे और उसी कारण से वे गुर्जर नाम से पहचाने जाते थे। इतना ही नहीं, सन 850 ईस्वी के आसपास आधुनिक जयपुर क्षेत्र में स्थित समलानक नामक ग्राम को भी गुर्जरत्रा मंडल का भाग कहा गया है। ये उल्लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये सिद्ध होता है कि गुर्जर नाम केवल किसी एक राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि वो एक व्यापक प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना का प्रतिनिधित्व करता था। इतिहास के अनेक विद्वान इस तथ्य की ओर भी संकेत करते हैं कि मिहिर भोज जैसे महान प्रतिहार सम्राटों का जन्म और उदय भी इसी गुर्जर भूमि से हुआ था। यही कारण है कि उनके शासनकाल में गुर्जर साम्राज्य का विस्तार और प्रभाव और भी अधिक बढ़ गया। ग्वालियर की प्रसिद्ध प्रशस्ति, जो सन 843 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है, मिहिर भोज की शक्ति और प्रतिष्ठा का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन करती है। इस प्रशस्ति में उनके पराक्रम, उनके वंश और उनके साम्राज्य की शक्ति का उल्लेख मिलता है। ये अभिलेख न केवल उनके व्यक्तिगत पराक्रम को दर्शाता है, बल्कि उस व्यापक राजनीतिक व्यवस्था का भी संकेत देता है जिसके केंद्र में गुर्जर शक्ति स्थापित थी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रकूट सम्राट अमोघवर्ष के दान पत्रों में भी प्रतिहारों और गुर्जर शक्ति का उल्लेख मिलता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि राष्ट्रकूट और प्रतिहार उस समय के दो महान साम्राज्य थे। यदि राष्ट्रकूटों के अभिलेखों में भी प्रतिहारों को गुर्जर शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है, तो ये इस बात का सशक्त प्रमाण है कि उस समय गुर्जर नाम एक प्रतिष्ठित राजनीतिक पहचान बन चुका था। इतिहास के पन्नों में हमें सोमेश्वर जैसे विद्वानों और राजाओं के ग्रंथों में भी ऐसे संकेत मिलते हैं, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि अनेक बार किसी देश का नाम उसके शासकों के नाम से प्रचलित हो जाता था, परंतु गुर्जर नाम के संदर्भ में स्थिति कुछ भिन्न दिखाई देती है। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि शासकों की पहचान ही गुर्जर थी और उसी कारण से उनके राज्य और प्रदेश भी उसी नाम से प्रसिद्ध हुए। अरबी यात्रियों और इतिहासकारों के विवरण इस तथ्य को और भी स्पष्ट कर देते हैं। सन 851 ईस्वी के आसपास अरब यात्री सुलेमान ने अपने वृत्तांत में मिहिर भोज को जुर्ज अर्थात गुर्जरों का शासक कहा है। ये उल्लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय मिहिर भोज का साम्राज्य अत्यंत विशाल था और उसकी राजधानी कन्नौज जैसे महान नगर में स्थित थी। फिर भी विदेशी यात्री उसे मुख्य रूप से गुर्जरों का शासक कहकर संबोधित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि उस समय गुर्जर नाम केवल एक क्षेत्रीय पहचान नहीं था, बल्कि वो एक शक्तिशाली जातीय और राजनीतिक पहचान के रूप में स्थापित हो चुका था। इसी प्रकार इब्न खुर्दाद, अल मसूदी, अल दरीमी और बलाधुरी जैसे अरब इतिहासकारों ने भी अपने ग्रंथों में जुर्ज या गुर्जर साम्राज्य का उल्लेख किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत में एक विशाल शक्ति थी जिसे वे गुर्जर साम्राज्य के नाम से जानते थे। इन विदेशी लेखकों के वर्णनों में ये भी उल्लेख मिलता है कि अरबों और गुर्जरों के बीच अनेक संघर्ष हुए। ये तथ्य इस बात का प्रमाण है कि उस समय गुर्जर शक्ति इतनी सुदृढ़ थी कि अरब आक्रमणकारियों को भी उससे संघर्ष करना पड़ा। इन सभी प्रमाणों को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास में गुर्जर नाम केवल एक साधारण उल्लेख नहीं था। ये उस शक्ति, संगठन और साम्राजिक व्यवस्था का प्रतीक था जिसने अनेक शताब्दियों तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत की राजनीति को प्रभावित किया। इतिहास के इन सभी प्रमाणों को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक अत्यंत स्पष्ट चित्र हमारे सामने उभर कर आता है। शिलालेखों के अक्षर, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, दान पत्रों के उल्लेख और प्राचीन ग्रंथों की पंक्तियां सब मिलकर एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं।
वो सत्य ये है कि गुर्जर केवल एक नाम नहीं था, बल्कि वो एक संगठित शक्ति, एक गौरवशाली परंपरा और एक ऐसे साम्राज्य का प्रतीक था जिसने अपने पराक्रम, संगठन और राष्ट्र रक्षा के कारण इतिहास में अमिट स्थान प्राप्त किया। गुर्जर वीरों ने केवल युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने सीमाओं की रक्षा की, समाज को सुरक्षित रखा और एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसके कारण उनके नाम से प्रदेशों की पहचान बनने लगी। यही कारण है कि इतिहास के पन्नों में बार बार गुर्जर नाम का उल्लेख मिलता है, क्योंकि ये नाम शक्ति, साहस और संगठन का प्रतीक बन चुका था। लेकिन ये इतिहास यहीं समाप्त नहीं होता। अभी भी अनेक ऐसे शिलालेख, अनेक ऐसे ग्रंथ और अनेक ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण हैं जो इस गाथा को और भी गहराई से उजागर करते हैं। इसी ऐतिहासिक यात्रा को आगे बढ़ाते हुए गुर्जर इतिहास के अगले भाग पार्ट 4 में हम और भी महत्वपूर्ण प्रमाणों, और भी रोचक घटनाओं तथा और भी प्राचीन अभिलेखों के माध्यम से इस गौरवशाली गाथा को और विस्तार से समझेंगे। इसलिए जुड़े रहिए गुर्जर गाथा के साथ, क्योंकि इतिहास का ये अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यदि आपको ये ऐतिहासिक प्रस्तुति सार्थक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और समाज के लोगों के साथ शेयर करें और गुर्जर गाथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इतिहास का ये सत्य अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर गाथा।